नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेबी की। हम सब जान रहे हैं कि पिछले दिनों सेबी को किस प्रकार से विवादित किया गया। अडानी के शेयर्स को खरीदने के लिए, मार्केट से शेयर खरीदने के लिए हिंडनबर्ग ने, या मैं कहूँ सोरस की फंडिंग ने किस प्रकार से भारत में हंगामा मचा कर रखा। उस हंगामे ने पूरे भारत को हिला दिया। लाखों करोड़ रुपया भारत से चला गया। विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया। हिंडनबर्ग के क्लाइंटों ने यहाँ पर खूब खरीदारी करी। भारत के लोगों का पैसा डूबा और डर के मारे उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, और शेयर बेचने का परिणाम ये निकला कि वो बड़ी तेजी से बाहर विदेशों में चला गया। पैसा हमारा डूबा और उनका मार्केट वैसा का वैसे कुछ दिन बाद आ गया। अब इस पर विपक्ष ने हंगामा भी किया, क्योंकि विपक्ष को तो स्पॉन्सरशिप होगी उसकी, कि अगर विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का महिमामंडन नहीं करेगा तो विदेशों में पैसा कैसे जाएगा। क्योंकि विपक्ष में का मतलब यह है कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, उसकी सबसे खास बात थी कि उसने भारत के प्रोडक्शन के लिए बहुत काम नहीं किया। चाइना से इंपोर्ट, विदेशों से इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग लगभग भारत में खत्म हो चुकी थी। हम सब कुछ बाहर से परचेज करते थे, और यहाँ तक कि डिफेंस इक्विपमेंट भी 100% हम विदेशों पर डिपेंड किया करते थे। भारत में एचएएल जैसी कंपनियां केवल असेंबलिंग किया करती थी। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने परिवर्तन किया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। और भारत सरकार की इस समय पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार एमएसएमई में काम किया गया है, जिस प्रकार से हैवी इंडस्ट्री में काम किया गया है, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट भारत में लाया गया, ये सब कुछ भारत सरकार ने पूरी शक्ति के साथ किया कि भाई भारत का पैसा सिर्फ ड्रेन हो रहा है। आप सोचो, अंग्रेज जब यहाँ बैठा था तो उसकी खास बात ये थी कि वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाता था, बनाकर यहाँ लाता था और यहाँ बेचता था। इसके माध्यम से भारत की करेंसी को भारत से ले जाता था, भारत के पैसे को भारत से ले जाता था। ये ड्रेनेज ऑफ वेल्थ था। 2004 से लेके 14 तक ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ही भारत में हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में हमने काम करना शुरू किया, और स्थितियां पलटने धीरे धीरे लगी। हमने गलवान के समय पर चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगाया, हमने इंपोर्ट ड्यूटियां बढ़ा दी। कुछ कुल मिलाकर कोशिश पूरी की गई कि जो भी साधन हो सकता है भारत अपना काम करे। हमने भारतीय एजेंसियों को, भारतीय कंपनियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारतीय कंपनियों को भारत सरकार ने फुल फुल सपोर्ट किया ताकि भारतीय कंपनियां कुछ अच्छा कर सकें। भारत की कंपनियां भारत में भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उनकी वो हैसियत या उनका वो एक्सपर्टीज नहीं हुआ करती थी। भारत सरकार ने उसके लिए भी काम किया, और विदेशी कंसल्टेंट एजेंसियों को भारत में हायर किया। भारत में कंसल्टेंट एजेंसियों को हायर करने के बाद भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना शुरू किया, ताकि हम उनकी एक्सपर्टीज के साथ हमारी कंपनियां अच्छा करने लगे। हमने विदेशी फंडिंग भारत में लेकर आए, हम विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में लेकर आए, और भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बचे और संसार को सप्लाई हो, इसके लिए भी काम करना शुरू किया। अब भारत का मार्केट बढ़ना स्वाभाविक था। भारत का मार्केट जब बढ़ना शुरू किया, आप सोचो कि 2014 तक, जहां तक मुझे याद है, 7-8 हजार के लगभग हुआ करता था, और एकदम 75 हजार में। और मान लूं कि 10 हजार 12 हजार, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन हाँ, अभी जो शेयर मार्केट है वो जिस समय 10 साल पहले सत्ता बदली थी, उससे कई गुना ज्यादा है। अब विदेशी कंपनियों को वैसे नहीं तो ऐसे कि अब भारत के शेयर मार्केट से उन कंपनियों के शेयर खरीद ले, शेयर मार्केट में गेम खेल दें। शेयर मार्केट में हमारी कंपनियों को बदनाम किया जाए, उनकी रिपोर्टें पब्लिश हों, हमें बदनाम किया जाए, और हमारे लोगों का पैसा, कुल मिलाकर भारत से वेल्थ कैसे जाए, इसकी व्यवस्था थी। और जब विपक्ष इन रिपोर्टों को रियलाइज करते हुए हंगामा करना शुरू करता है, तो फिर इसका मतलब भारत के लोगों को वो सूचना देता है, भारत के लोगों को वो हड़काता धमकाता है, भारत के लोगों को मजबूर करता है कि वो डर जाएं। और भारत तो गुलामों का देश है। 1000 साल की गुलामी हमारे दिमाग से उतरी नहीं है। इसलिए गुलामों के देश में अगर आप जरा सा भी हुंकार लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि पैसा वो घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। और खासतौर से इन्वेस्टर, तो शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया, शेयर मार्केट से पैसा निकालने के बाद उसको विदेशी कंपनियां ले गई।
ये सब कुछ चल ही रहा था। सेबी बहुत पैनी नज़र इन सभी गतिविधियों पर रखती है। उन्होंने क्या किया कि सेबी के चेयरपर्सन को ही विवादित बना दिया, सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी पर प्रश्न खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर प्रश्न खड़े कर दिए हिंडनबर्ग ने। उसका प्रभाव सब कोई तैयार बैठा था कि भाई भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा, वो जो भी हिंडनबर्ग बोलेगा उसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन प्रभाव अडानी के शेयर उस दिन गिरे और मार्केट पर फर्क पड़ा। आप सोचिए कि मार्केट पर फर्क पड़ा मतलब हिंडनबर्ग का कुछ ना कुछ असर तो दिखाई दिया। वो रिपोर्ट बाद में कहाँ चली गई, भारत वालों ने उसको माना नहीं। हालांकि विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक बार के हम जले हुए थे, इसलिए हमने थोड़ा फूंकना पसंद किया। फिर भी फूंक कर भी डिले तो हो ही गया, लेट तो हो ही गया। लेकिन हमारे देश में अंबानी, क्योंकि अडानी के साथ अंबानी का नाम जरूर लिया जाता है, अडानी अंबानी या अंबानी अडानी। अंबानी ने अंबानी जो कि धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे, कभी कार्टून बेचते थे ऐसा कहते हैं, कभी अटेंडेंट थे, कभी पेट्रोल भरा करते थे, और धीरे से उन्होंने ये पब्लिक इशू और ये सब जो मार्केट का खेल है वो अडानी ने अंबानी ने ही शुरू किया था। धीरू भाई अंबानी एक अंपायर छोड़ गए थे, दो बेटे उनके, एक बहुत पढ़ा लिखा जिसको अनिल अंबानी, जिन्होंने टीना मुनी से शादी करी, वह हीरोइन पर नज़र उनकी पड़ी और उनकी मोहब्बत हो गई, या उन्होंने उस तरफ देखा। दूसरा बेटा मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम हुआ करता था, दोनों के बीच में कुछ विवाद हुए, कंपनियां बटी। अनिल अंबानी ने खूब मंदिरों में पूजा करी, खूब तीर्थ यात्राएं करी, कोकिला बहन से बात करी, कुछ जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया कि हम अलग हो जाएंगे। उनको लगा कि हम विदेश से एमबीए करके आए हैं, मेरा। लेकिन प्रारब्ध कहाँ लेकर जाओगे? कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला। ये तो परमात्मा तय करता है कि किसको क्या मिलना है। किसी को मिलना होता है तो वो खे घर घर में खुदाई कर रहा होता है और उसको धन मिल जाता है, और जिसका जाना होता है उसको एक हार्ट अटैक पड़ जाता है और उसके कोई अस्पताल में एडमिट हो गया, जैसी जिसकी स्थिति होती है वो सब घर बेचकर इलाज करवाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी बेचकर इलाज करवाते हैं। अब इस मामले में कि परमेश्वर तय करता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। आज वो इलस्ट्रेशन सामने आया, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में बंटवारा हो गया कुछ कंपनियों का। उस समय कहते हैं जितनी नर कंपनियां थी, मतलब इन्वेस्टमेंट की कंपनियां थीं, जो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकती थी टेलीकॉम सहित, वो कंपनियां सब अनिल अंबानी को मिली। बाकी अच्छी कंपनियां अब उनको बड़े वालों को भी मिली, मुकेश अंबानी को भी मिली। मुकेश अंबानी की वेल्थ उतनी ही तेजी से बढ़ गई जितनी तेजी से धीरूभाई अंबानी की बढ़ी थी। लेकिन अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां बंद हो गई, तमाम तरह के घाटे आए, और उतनी वही कंपनियां फिर बड़े वाले ने खोल दी, मुकेश अंबानी ने खोल कर रख दी। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की एजुकेशन एक सी हुई, दोनों ही एक माँ और पिता से उत्पन्न संतानें हैं, दोनों की एक सी परवरिश हुई। लेकिन परमेश्वर ने एक के लिए तय किया था, दूसरे के लिए वो तय नहीं किया था। नतीजा ये निकला कि अनिल अंबानी घाटे में जाने लगे। अनिल अंबानी घाटे में जाएं, इसके लिए वो अपने पैसे का मैनेजमेंट इधर उधर, मैनेजमेंट भाई जो भी पैसा है 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, तो सेबी का जो आरोप है वो ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा लिया गया, और इन्वेस्टर्स का पैसा ये 5 कंपनियों में लगा दिया, कि 4 कंपनियों में लगा दिया, कि 45 कंपनियों में लगा लिया, इसका पैसा उधर उसका इधर। आपको याद होगा धीरू भाई अंबानी पर भी केस इस तरह के चले थे, जिनमें ये आरोप लगे थे धीरू भाई अंबानी को वो डिवेंचर्स को शेयर्स में बदल देते हैं, वो उधारी को शेयर्स में बदल देते हैं, डिवेंचर्स में बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे ये क्या हो गया? आने जाने के आरोप लगे थे, कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ाना, ये चीज़। हाँ तो उसका बॉम्ब फटा है। अनिल अंबानी के ऊपर भी सेबी ने इसी प्रकार के आरोप लगाए। उनकी इन्वेस्टिगेटिंग जो उनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रहता है, उसने ये कहा कि रिलायंस एडीए, मतलब रिलायंस धीरूभाई वो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उस अनिल धीरूभाई अंबानी पर पहले तो 20-25 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाई, 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई कि आपने मार्केट का दुरुपयोग किया है। दूसरा, उनकी जो कंपनियां हैं उनको 5 साल के लिए शेयर मार्केट में बैन कर दिया।
आरोप ये हैं कि जिस प्रकार से इन्वेस्टर का पैसा लिया गया, जिस प्रकार से शेयर्स बेचे गए, उससे पैसा जो उगाया गया, वो पैसा दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरी कंपनियों से कहीं और ऐसे बाईपास करके, जो भाई उनकी ही कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनियां हैं और जो भी है उनका अपना, ये अनिल अंबानी को ये आभास हो गया होगा कि भाई इन्वेस्टर्स ने मुझे पैसा दिया, मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी को पैसा दिया। अब अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियां हैं तो उनको लगा कि इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, इसका उसका, उसका इसका, इसका लोन उसका, उसका उसके, सब कर लेंगे आपस में। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी को लगा था कि भाई नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो तो नेहरू जी ने एस्टेब्लिश की थी, भले ही उस समय राष्ट्रवादी लोगों ने पैसा लगाया हो, लेकिन हम तो उनके वंशज हैं, इसलिए उत्तराधिकारी होने के नाते मर्जी हो इधर से उधर बेचेंगे, उसका इसमें, इसका उसमें, उसका इसमें, और सब खा जाएंगे। अनिल अंबानी को ये लगा कि मैं, लेकिन कंपनियां तो कानून से चलती हैं, भारत में तो कंपनी लॉ एक्ट है, और कंपनी लॉ एक्ट में प्रावधान है, उसके सेबी है, सेबी के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के अनुसार ही सबको चलना होता है। सेबी ने रूल्स रेगुलेशंस को भंग करने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियों को मार्केट से पैसा उगाने या मार्केट से 5 साल के लिए बैन किया, 25 करोड़ रुपए का वो वो भी किया। आपको याद होगा सेबी ने ही सहारा भाई को, यानी कि सुब्रत राय सहारा को भी सेबी ने ही स्टेप लिया था, और सुब्रत राय सहारा को आदेश दिया था सेबी के ट्रिब्यूनल ने कि आप ये पैसा मार्केट से जो आपने लिया है वो पैसा वापस करिए, फिर सिस्टम में आइए, आपको समय देते हैं। आज भी सुब्रत राय सहारा उभर कर नहीं आ पाए, लेकिन अनिल धीरूभाई अंबानी को इस प्रकार की गतिविधियों के लिए बैन करना, 25 करोड़ का जुर्माना लगाना, ये एक भारी सेटबैक था। परिणाम ये निकला कि मार्केट से अनिल धीरूभाई अंबानी आज ही बड़ी तेजी से, जो उनके शेयर्स थे वो बीएसई में भी और एनएसई दोनों में बड़ी तेजी से गिरे, क्योंकि लोगों को लगा कि मार्केट से बाहर आ जाएंगे तो फिर ये मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है, अडानी को ले लीजिए, अंबानी को ले, इनकी अपनी संपत्ति से बहुत ज्यादा ये मार्केट से लेते हैं, यानी कि हम और आप उसमें पैसा लगाते हैं। आप सोचिए कि अगर उनका शेयर कोई निकला है, मैं कहता हूं 1 लाख करोड़ का शेयर निकला, उसमें 1,000 रुपए के शेयर मैंने लिए, तो मैं 1,000 रुपए का शेयर होल्डर हूं, 1,000 रुपए की प्रॉफिट के बराबर मुझे उसमें डिविडेंड मिलेगा, मेरे मार्केट में जो वैल्यू होगी तो वो तो होगी होगी। अनिल धीरूभाई अंबानी को वैन करके मुझे लगता है वो जाएंगे, नेशनल कंपैरेटिव ट्रिब्यूनल जाएं या फिर वो हाई कोर्ट आए या सुप्रीम कोर्ट आए, जो भी आगे का स्टेप होगा सेबी के ऑर्डर के खिलाफ वो लेंगे, लेकिन अनिल अंबानी को ये सेटबैक सेबी ने ही दिया। और आप सोच लीजिए कि हिंडनबर्ग अगर इस रिपोर्ट को खोल के लाता तो क्या होता। सेबी ने बड़ी होशियारी के साथ, यानी कि सेबी कंपनियों, और एक इस कंपनी को नहीं, 24 और कंपनियों के ऊपर भी इस तरह की गाज गिराई गई है, और उसके जो 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 ओनर्स हैं उन पर भी इस तरह के स्टेप लिए गए हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इस ग्रुप में सबसे बड़े आदमी हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और जो आरोप है 5,000 करोड़ इधर चला गया, 4,000 करोड़ इधर चला गया, अरे भाई 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, इनके लिए तो 4,000 5,000 करोड़ वैल्यू नहीं रखता। और कंपनियां बचाना उनका काम है, जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ने कहा होगा वैसा उन्होंने किया होगा, जैसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई वो सीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगी। अगर वो सीबी की एक्सेसिव कार्रवाई होगी तो अभी अपील जाएगी, सही सीबी की एक्सेसिव कार्रवाई नहीं होगी तो यहीं पर मामला वैसे ही हो जाएगा। वैसे भी अनिल अंबानी अब डाउनफॉल पर बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं, और वो सारा कारोबार मुकेश अंबानी के पास धीरे धीरे करके वो सारे कारोबार चले गए जो अनिल अंबानी के पास थे, यानी कि धीरूभाई अंबानी के सक्सेसर, परमेश्वर ने धीरूभाई अंबानी का सक्सेसर मुकेश अंबानी को चुना। अनिल अंबानी को लगा कि मैं उसको कर लूंगा, इसलिए जो कोई भी ये कहता है कि मैं करता हूं, जो कोई भी ये कहता है कि मैंने ऐसा कर लिया, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा का भोजन अहंकार है, भगवान का भोजन अहंकार है। जिसको अहंकार हुआ कि मैं होशियार हूं और मैं कंपनी अलग करके बड़ी तेजी से चला लूंगा, उसके अहंकार को ही भगवान ने भोजन स्वरूप खाया है। अनिल अंबानी को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर ये जो संकट आया है
इससे ये गलत हो, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं, तो इस ऑर्डर को, सेबी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट अपास्त करे। उनके जो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए होंगे वो डिसीजन सेबी के अकॉर्डिंग माने जाएं, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी अगर ड्रॉबैक पर जाएंगे तो पूरा भारत नीचे जाता है, पूरे भारत पर उसका प्रभाव पड़ता है। लाखों करोड़ इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करके बैठे होंगे, उनके परिवारों पर फर्क पड़ता है, उनके स्टेटस पर फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो स्टेप आज लिया है अंबानी ग्रुप के ऊपर, मुझे लगता है अब तक के डिसीजंस में ये सबसे बड़ा डिसीजन है सेबी का। आगे जो होगा उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये विषय हॉट है, ये विषय अभी जानने लायक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।